हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे उसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में। आज जो हमारी नई क्लास होगी वो क्लास होगी उसी चैप्टर को आज हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो अध्ययन करेंगे वो उसी भाग 5 की बात करेंगे जो कि हम इससे पहले की क्लास में बात कर रहे थे। ठीक है, अर्थात भाग 5 में हम लोग अध्ययन कर रहे थे संघ का अध्ययन कर रहे थे और इस संघ के अंतर्गत हम लोग संघ की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले की क्लास में हमने जो अपनी बात करनी थी या हम लोग जो अपनी बात कर रहे थे वो अनुच्छेद 110 और 117 की बात की थी। ठीक है, तो आज जो हम इस क्लास के माध्यम से अपनी बातों को आपके समक्ष रखने वाले हैं वो अनुच्छेद 111 की बात करेंगे पहले बेसिकली तौर पे, लेकिन ये थोड़ा सा हटके होगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल या अनुच्छेद 111 है ये बेसिकली हमारा विधेयक का ही पार्ट है जो कि अनुच्छेद 109 और 110 के अंतर्गत पढ़ना था, लेकिन इस मतलब अनुच्छेद को हम लोगों ने वहां नहीं कवर किया। इस कारणवश आज इस क्लास के माध्यम से हम अनुच्छेद 111 का भी जिक्र करेंगे बड़े ही बेहतरीन तरीके से। बाकी उसके पश्चात में हमारी जो पूरी की पूरी क्लास बेस्ड होगी वो आज हमारी क्लास थोड़ा सा महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि हम बजट के संदर्भ में बात करेंगे कि जो भी हमारा पूरे देश का एक बजट पेश होता है जो कि वित्त मंत्री जी के द्वारा ये पूरा का पूरा बजट हमारे पेश किया जाता है भारत देश के संदर्भ में कि पूरे के पूरे साल में भारत में हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं या कितना पैसा भारत के द्वारा सरकारी खजाने में या भारत के संदर्भ में आय इसकी होगी। ठीक है, तो पूरी की पूरी क्लास आज जो हम बेस्ड करेंगे अपनी वो बजट के संदर्भ में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा अनुच्छेद 111 का भी जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आनंद लेते रहिएगा भारतीय संविधान का मेरे साथ में और धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे इस भारतीय संविधान के संदर्भ में जो कि बहुत सारी ऐसे हमारे प्रावधान हैं जो कि हमको जानना भी आवश्यक है और पढ़ने के दृष्टिकोण से तो बेहद और बेहद आवश्यक है। ठीक है, इसी के संदर्भ में एक छोटा सा किसी शायर ने शेर भी कहा है, तेरे हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। ये किसी शायर के द्वारा कहा गया भारतीय संविधान के संदर्भ में जो कि बड़ा ही बेहतरीन शेर छोड़ा उसने। ठीक है, उसने ये बोला कि तेरे हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं और कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी शेर के साथ में। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 111 को, आनंद लेते रहिएगा और बोरिंग महसूस मत कीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 111 ये क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के संदर्भ में? तो ये अनुच्छेद 111 जो है ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महोदय के वीटो शक्ति का प्रावधान करता है। वीटो शक्ति क्या होती है? तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था कि अगर किसी भी प्रकार का कोई विधेयक हमारा संसद से पास होकर के राष्ट्रपति महोदय के पास में जाता है एक एक्ट बनने के लिए, तो राष्ट्रपति महोदय की अगर स्वीकृति होगी तो वो उस पर हस्ताक्षर करके उस विधेयक को पारित कर देंगे। अगर उनकी सहमति नहीं हुई तो वो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या कर देंगे? मना कर देंगे।
और यही जब वो हस्ताक्षर करने के लिए मना करते हैं तो इसी मना करने के संदर्भ में उनके पास में एक पावर होती है जिसको हम लोग वीटो पावर के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय के वीटो शक्ति का प्रावधान कहां पे किया गया? वीटो शक्ति का प्रावधान किया गया कहां पे? वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 111 के मध्य में किया गया है। अब ये जो वीटो पावर होती है ये बेसिकली 4 प्रकार की होती है। पूरे विश्व के अंतर्गत जितने भी हमारे लोकतंत्रात्मक राज्य हैं या लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं पूरी की पूरी इस पृथ्वी पे, वहां पे कुल मिलाकर के 4 प्रकार के वीटो पावर देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने भारत देश के संदर्भ में बात करें तो ये भारत देश के संदर्भ में हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 3 प्रकार की वीटो शक्तियां राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में पाई जाती हैं। लेकिन अगर अभी वर्तमान की स्थिति में बात करें तो 2 ही प्रकार की हमारी वीटो शक्तियां हैं। एक हमारी वीटो शक्ति ऐसी है जिसको कि वर्तमान में इसको निलंबित कर दिया गया है, अर्थात ये वर्तमान में ये वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास में नहीं है, इसको बेसिकली खत्म कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं इसी में ये 4 प्रकार के हमारी वीटो शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमको पहला याद रखना है कौन सा? अत्यंतकारी। अत्यंतकारी वीटो शक्ति के नाम से जानते हैं, अत्यंतकारी वीटो शक्ति, अत्यंतकारी। एंड दूसरा इसी में आता है निलंबकारी, निलंबकारी शक्ति। एंड तीसरा इसी में आता है जेबी वीटो, जेबी वीटो करके आता है। ठीक है, एंड चौथी इसी में हम बात करेंगे, वो बात करेंगे क्वालिफाइड वीटो की, क्वालिफाइड वीटो की बात करेंगे। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे वीटो होते हैं पूरे के पूरे विश्व में। अत्यंतकारी वीटो को हम लोग ऑब्सोल्यूट वीटो, निलंबकारी को सस्पेंडिव वीटो एंड जेपी वीटो को हम लोग पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? ये वीटो पावर होते हैं जो कि राष्ट्रपति महोदय को बड़े ही बेहतरीन तरीके से अनुच्छेद 11 के संदर्भ में ये शक्तियां प्रदान की है हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने। कितना बेहतरीन संविधान लिखा, तभी किसी शायर ने ऐसा प्रावधान किया है कि तेरे हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं और कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। ठीक है, तो इतनी बेहतरीन बात कह दी एक शायर ने, उसी के संदर्भ में ये हमारा बड़ा ही बेहतरीन संविधान निर्मित किया भारतीय संविधान के निर्माताओं ने। ठीक है, जो कि संविधान सभा में बैठे हमारे ऐसे बुद्धिजीवी जो कि पूरे के पूरे इस भारत देश का संविधान निर्माण करके या निर्मित करके इस पूरी पृथ्वी लोक से क्या हो गए, चले गए। ठीक है, और उनके संदर्भ में आज भी इन नियम और कानूनों से पूरा का पूरा देश हमारा बंधा हुआ है। ठीक है, इतनी सारी बातें हमको याद रखनी है। देखते हैं इसी में ये अत्यंतकारी वीटो हमारा क्या होता है। अत्यंतकारी वीटो ये होता है यानी एब्सोल्यूट वीटो वो होता है जिसमें कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी विधेयक पर पूर्णतः अपनी स्वेच्छा से यानी बड़े ही बेहतरीन तरीके से उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर देते हैं, बेसिकली पूर्ण रूप से। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अत्यंतकारी वीटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी के संदर्भ में हमारे एक प्रकार से बोले तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब ये राष्ट्रपति थे तो क्या होता है कि इन्होंने संविधान के संदर्भ में और इन्होंने अपनी एक बात ये बोली थी कि संविधान में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय अगर उनके पास कोई विधेयक आता है तो वो उस पे हस्ताक्षर करने के लिए क्या होंगे? बाध्य होंगे। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है,
लेकिन जब ऐसी परिस्थिति होती है तो यार हमारे देश की जो सत्ता है ये दो तीन लोगों के हाथों में चली जाती है। पहली राष्ट्रपति महोदय के हाथों में, दूसरी संसद के संदर्भ में एंड तीसरी सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में ये पूरी की पूरी शासन व्यवस्था चली जाती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इस कारणवश बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी विधेयक अगर पारित होगा या नहीं पारित होगा तो वो संसद के संदर्भ में भी हो सकता है। संसद अगर चाहेगी तो उस विधेयक को पारित भी करेगी और नहीं भी करेगी। तो एक हमारा सत्ता ये भी हो गई कि संसद को भी ये शक्ति प्राप्त है कि वो कोई भी विधेयक हमारी पारित करती है या नहीं करती है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में जो कि हम ये पढ़ ही रहे हैं अनुच्छेद 111, अगर उनकी सहमति होगी तो कोई भी विधेयक एक्ट में परिवर्तित होगा, अन्यथा उनकी सहमति नहीं होगी तो कोई भी हमारा जो विधेयक होगा या जो बिल होगा वो हमारा एक्ट के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है। और तीसरी सत्ता जो जाती है वो सुप्रीम कोर्ट को जाती है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 137 में बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसका प्रावधान किया गया है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे तो वहां पे मैं उसकी चर्चा बड़े ही बेहतरीन तरीके से करूंगा, लेकिन फिलहाल में इतना हम जानते हैं कि अनुच्छेद 137 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई विधेयक हमारा संसद के द्वारा पारित किया जाता है और वो असंवैधानिक होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको पुनर्विचार के लिए संसद में क्या कर सकती है? भेज सकती है या उस विधेयक पर जांच कर सकती है। ठीक है। तो ये हमारी तीनों चीजें याद रखनी है। ठीक है। ये था हमारा क्या, पूरा का पूरा ऑब्सोल्यूट वीटो या जिसको हम लोग अत्यंतकारी वीटो के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी के संदर्भ में बात करें अगर निलंबकारी वीटो या जिसको हम लोग सस्पेंडिव वीटो बोलते हैं, ये क्या होता है? तो निलंबकारी वीटो हमारा ऐसी शक्ति होती है जो राष्ट्रपति महोदय को दी गई है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति महोदय के पास में जाता है एक एक्ट बनने के लिए या एक कानून बनने के लिए, तो राष्ट्रपति महोदय उस पे क्या कर सकते हैं? उसको पुनः वापस भेज सकते हैं यानी संसद में कि ये एक्ट जो आपने हमारे पास में विधेयक भेजा है इससे मैं असहमति प्रदान करता हूं, अर्थात मैं इससे सहमत नहीं हूं, इस विधेयक को आप पुनर्विचार कीजिए या इसमें कोई बदलाव कीजिए, तभी जाकर के मैं क्या करूंगा? इस पर अपने हस्ताक्षर करूंगा। ठीक है। तो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को इस वीटो के माध्यम से ये शक्ति प्रदान की गई कि वो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में पुनः वापस भेज सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक नोट पॉइंट डाल करके यहाँ पे ये लिखेंगे कि अगर वही प्रस्ताव या वही विधेयक फिर से उसी प्रकार से संसद ने भेज दिया राष्ट्रपति के पास में, तो इस बार राष्ट्रपति महोदय को किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है कि वो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजें। इस बार राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होंगे? बाध्य होंगे। ठीक है। वो मना नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा निलंबकारी वीटो जो कि राष्ट्रपति महोदय को ये शक्ति प्रदान की गई है कि किसी भी विधेयक पर अगर असहमति जताते हैं तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में भेजा जा सकता है। ठीक है। एंड तीसरी बात इसी में करनी है जेबी वीटो की, लेकिन इस जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो से पहले हम समझते हैं ये क्वालिफाइड वीटो क्या होता है। क्वालिफाइड वीटो बेसिकली ये इंडिया में नहीं है, ये अमेरिका में हमारे है क्वालिफाइड वीटो, इंडिया में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हमारा क्वालिफाइड वीटो ऐसा वीटो होता है कि जैसे हम लोगों ने बात की निलंबकारी वीटो अर्थात सस्पेंडिव वीटो की बात की, ये जस्ट उसी प्रकार का वीटो है हमारा क्वालिफाइड वीटो। ठीक है। कहने से तात्पर्य ये है कि जो भी हमारी अमेरिका की संसद है, अमेरिका में जो संसद है उसको हम संसद नहीं बोलते, उसको हम वहां की भाषा में कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है। इसको याद रखना है।
जो हमारी अमेरिका की कांग्रेस है अर्थात संसद है, अगर वहां पे राष्ट्रपति महोदय के पास में कोई भी विधेयक भेजा जाता है और राष्ट्रपति महोदय उसको पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं कांग्रेस में, तो वहां की जो कांग्रेस है वो क्या करती है कि अब वो उस विधेयक को और अधिक बहुमत से पारित करेगी। यानी अभी तो साधारण बहुमत से पास करके भेजा था, लेकिन अब विशेष बहुमत से उस विधेयक को पारित करेगी और इसके साथ ही साथ में वो उस पर क्या करेगी, कुछ हमारे एक प्रकार से बोले पुनर्विचार करेगी या उसमें कुछ बदलाव करेगी। ये अनिवार्य है, ये दो चीजें वहां की संसद में अनिवार्य है किसी भी विधेयक पे कि अगर भेज दिया गया है तो पुनर्विचार करना अनिवार्य होगा। एंड इसी के पश्चात में अभी तक साधारण बहुमत से पास होता था, लेकिन जैसे ही पुनर्विचार के लिए आएगा तो ये हमारा विशेष बहुमत से वहां की संसद इसे क्या करेगी, पारित करेगी। एंड तत्पश्चात फिर वो राष्ट्रपति महोदय के पास में इसको भेजेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पे हस्ताक्षर करके उसको एक कानून के रूप में पारित कर देते हैं पूरे देश के संदर्भ में। ठीक है, तो यही है हमारा क्वालिफाइड वीटो। और बेसिकली ये क्वालिफाइड वीटो किन देशों में पाया जाता है, ये भी याद रखना कि जहां की लोकतंत्र हमारी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। अभी हमारा इंडिया थोड़ा सा उतना विकसित नहीं है, इसको हम विकसित नहीं बोल सकते, एक प्रकार से बोले तो विकासशील देश बोल सकते हैं। भारत हमारा विकासशील देशों के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो अमेरिका वगैरह है ये हमसे कई गुना आगे चल रहे हैं, वो पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारी जहां की भी लोकतंत्र हमारी मैच्योर हो चुकी है, वहीं पे ये क्वालिफाइड वीटो हमारा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है कि क्वालिफाइड वीटो क्या होता है। एंड इसी के संदर्भ में ये जो जेबी वीटो होता है या जिसको हम लोग पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार का ऐसा वीटो होता है कि राष्ट्रपति महोदय उनके पास में अगर किसी भी प्रकार का कोई विधेयक आता है हस्ताक्षर के लिए, तो वो उसको अपने ही पास सुरक्षित रख लेते हैं। उनकी जब तक इच्छा होगी तब तक वो उस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति महोदय के पास में अगर कोई भी विधेयक या बिल गया है हस्ताक्षर के लिए तो उस पे वो हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जब उनकी इच्छा होगी या जब भी उनको समय मिलेगा तो वो उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक वो उस बिल को अर्थात वो उस एक प्रकार से बोले उस विधेयक को जब तक अपने पास रखेंगे सुरक्षित, तो उसी को हम लोग जेबी वीटो के नाम से जानते हैं। और फिलहाल में ऐसा हमारा प्रयोग किया गया था एक डाक संशोधन अधिनियम ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ठीक है, जो कि ऐसा हमारा किया गया था, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में एक प्रकार से बोले तो ये तीनों के तीनों वीटो पावर इंडिया में है हमारे। कौन कौन से, ये हमारे तीनों अत्यंतकारी, निलंबकारी एंड जेबी वीटो, जिसमें से ये जो अत्यंतकारी वीटो है इसको वर्तमान की स्थिति में समाप्त कर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये सत्ता हमारी 2-3 लोगों के हाथों में चली जाती है, इसी कारणवश इसको समाप्त कर दिया गया है कि अगर किसी भी विधेयक को हमारा ये जो तीनों सत्ताधारी हैं, संसद है, राष्ट्रपति महोदय है या एक प्रकार से बोले सुप्रीम कोर्ट है, जो कि इनको रद्द कर सकती है इस वीटो के तहत, तो वर्तमान की स्थिति में इस वीटो को ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में अत्यंतकारी वीटो हमारा भारत देश में निलंबित कर दिया गया है। अब किसी भी बिल को रद्द नहीं किया जा सकता, रद्द करना भी होगा तो वो संसद से पारित ही नहीं होगा। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा अनुच्छेद 111, जो कि राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में वीटो शक्ति का प्रावधान करता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई हमारा विधेयक या बिल
हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास में जाता है और राष्ट्रपति महोदय उस पर असहमति जताते हुए उस बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए यदि मना कर देते हैं तो उसी को हम वीटो शक्ति के नाम से जानते हैं। और यह जो वीटो शक्ति होती है ये 4 प्रकार की होती है, जो कि वर्तमान की स्थिति में इंडिया में 2 है, लेकिन इंडिया में होती कितनी है? 3। ठीक है, इतनी सारी बातों को हमें क्या करना है? पकड़ करके रखना है। इसी के संदर्भ में आज की जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो बजट के संदर्भ में, जो कि इस अनुच्छेद के पश्चात में अनुच्छेद 111 जो कि बेहद और बेहद महत्वपूर्ण हमारा अनुच्छेद हो जाता है। तो हम लोग जो आज अपनी क्लास का स्टार्टिंग करेंगे, जो हमारी मेन क्लास होगी वो होगी अनुच्छेद 112, जो कि बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है हमारा अनुच्छेद 112। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। बजट का प्रावधान किया गया कि पूरे भारत देश के अंतर्गत पूरे साल में हम कितना खर्चा करने वाले हैं या कितनी कमाई करने वाले हैं भारत देश के संदर्भ में, वही हमारा बजट कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये भारतीय संविधान में ऐसा कोई शब्द वर्णित नहीं है बजट नाम का। ये हमारा एक प्रकार से बोले तो पॉलिटी की भाषा ही है, लेकिन अगर हम लोग संविधान की भाषा में बोलना चाहें तो इसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान कहां पे किया गया? तो ये अनुच्छेद 112 के मध्य में किया गया है बजट का प्रावधान बेसिकली। लेकिन इसमें हम थोड़ी सी चीजें ये समझते हैं कि ये बजट हमारा होता क्या है, ये जो भी सारा सिस्टम है ये है क्या बेसिकली। तो इसके संदर्भ में हम सर्वप्रथम ये समझते हैं कि बजट हमारा होता क्या है। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या किया जाता है? पेश किया जाता है संसद में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बोल भले दिया जाता है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा हमारा बजट पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है तो ऐसा करता कौन है? तो ये जो शक्ति प्रदान की गई है ये हमारी वित्त मंत्री जी को प्रदान की गई है। अर्थात पूरे के पूरे भारत देश का एक हमारा आर्थिक डिपार्टमेंट है। अर्थात एक प्रकार से बोले तो एक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक विभाग बनाया गया जिसको हम वित्त मंत्रालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी वित्त मंत्रालय के द्वारा ही पूरे देश का हमारे बजट पेश किया जाता है। और अगर वर्तमान की स्थिति में बात करें तो इस समय हमारा बजट सत्र ही चल रहा है, जो कि फरवरी से लेकर के मई के मध्य में जो भी सारा हमारा सत्र चलता है संसद में, ये बजट सत्र ही चलता है। और फिलहाल में अभी 1 महीने पहले हमारा इस साल का अर्थात 2023 और 24 का बजट हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इस पूरे साल का बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है कि बजट पेश कौन करता है? तो वो कहा गया है राष्ट्रपति महोदय को। लेकिन राष्ट्रपति महोदय अपने एक अन्य व्यक्ति के द्वारा, जो कि वित्त मंत्रालय से संबंधित होती है, उन वित्त मंत्री के द्वारा ये बजट हमारा क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। और बेसिकली अगर वित्त मंत्री जी हमारी नहीं होती हैं तो फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हमारा ये पेश किया जाता है। लेकिन फिलहाल में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि वित्त मंत्री जी के सिवा भी कोई हमारा बजट पेश करता हो। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है। बजट पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री हमारी, यानी आर्थिक मामलों का जो भी हमारा हेड होता है वो वित्त मंत्रालय होता है। और इसी वित्त मंत्रालय के द्वारा ही पूरे साल का बजट हमारे पेश किया जाता है। अब इसमें ये देखते हैं कि ये जो बजट होता है ये होता क्या है। तो बजट बेसिकली, ये बजट से आप लोग क्या समझते हैं? व्यवहारिक भाषा में अगर हम लोग बात करें
तो जैसे कि हमारा पूरा का पूरा एक फैमिली है, हमारी फैमिली है, ठीक है, या हमारा घर है। अगर हमको क्या करना है कि पूरा, हम लोग देखते होंगे कि पापा जो भी है हमारे, उनके पास में यार सैलरी आती है पूरा का पूरा, यानी 1 तारीख को सैलरी आ गई और पूरा वो लोग मैनेज भी करते हैं कि अब की महीने में हम लोग इतना इस चीज में खर्च करेंगे, इतना इस चीज में खर्च करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये हमारा पूरे के पूरे देश का बजट होता है, ठीक है। जिस प्रकार का हमारे घर का बजट, उसी प्रकार से अगर बड़े स्तर पे बात करें तो पूरा देश हमारा हो गया घर, और इनके जो हेड होंगे वो होंगे वित्त मंत्री जी, और यही पूरे देश का बजट पेश करती है कि इस साल हम किस किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करने वाले हैं। इसी का जो ब्यौरा दिया जाता है पूरे देश के संदर्भ में, वही हमारा बजट कहलाता है, ठीक है। तो इसको हमने याद रखना है कि बजट हमारा होता क्या है। और बेसिकली इसमें ये नहीं बताया जाता है कि हम इतने रुपए इसमें देने वाले हैं, इतने रुपए इसमें देने वाले हैं। ये बताया तो जाता है लेकिन उस तरीके से नहीं, इसका अलग प्रावधान है जो कि अभी आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन बजट में एक प्रकार से कुछ भी होता नहीं है, ये बजट एक प्रकार से लंबा चौड़ा भाषण होता है, यानी बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण होता है जो कि ये हमारी संसद में पेश किया जाता है। और ये भाषण इतना इतना बड़ा होता है कि वित्त मंत्री जी थक जाती है बताते बताते कि हमारा मतलब किस क्षेत्र में हम कितना पैसा देने वाले हैं या कितना खर्च करने वाले हैं, ठीक है। कभी कभी तो पानी पी करके बताना पड़ता है कि हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो काफी लंबा चौड़ा भाषण होता है और काफी मोटी लिस्ट होती है, काफी लंबी लिस्ट होती है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार इंडिया इतना बड़ा और कि एक दो डिपार्टमेंट तो है नहीं कि एक दो डिपार्टमेंट को पैसा देना है यार। शिक्षा मंत्रालय अलग हो गया, शिक्षा का विभाग अलग, स्वास्थ्य का विभाग अलग, सड़क वाला परिवहन से विभाग अलग हमारा, ठीक है, रेल का विभाग अलग, कपड़ा मंत्रालय अलग। इस तरीके के हजारों ऐसे डिपार्टमेंट हैं इंडिया के अंतर्गत में। तो इन सारे डिपार्टमेंट में पैसा भी देना होगा तभी हमारा वो डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी कारणवश ये बजट के माध्यम से पूरा का पूरा ब्यौरा दिया जाता है और यह एक प्रकार का भाषण ही होता है, ठीक है, जो कि बताया जाता है संसद में कि हम क्या क्या करने वाले हैं इस साल इस बजट के संदर्भ में, ठीक है। तो बजट से हमको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि यह एक लंबा चौड़ा भाषण होता है, ठीक है। और इसी के संदर्भ में ये जो बजट होता है ये 2 प्रकार का होता है, इसको याद रखना पहले। बजट कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक हो गया हमारा आंतरिक बजट, आंतरिक बजट, एंड दूसरा हमारा होता है आम बजट, आम बजट होता है। फिलहाल में यहाँ पे समझ आ रहा होगा तो बेटर है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो और अच्छा है। इसको हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का अध्ययन जब करेंगे तो वहां पे ये बजट का और बेहतरीन और डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिलहाल में यहाँ पे हम अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जिक्र कर ही लेते हैं क्योंकि अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसी कारणवश अगर ये अनुच्छेद के माध्यम से दिया गया है तो बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए कि बजट हमारा होता क्या है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार के बजट हमारे होते हैं बजट के संदर्भ में। पहला आंतरिक बजट एंड दूसरा आम बजट। आंतरिक बजट वो होता है जो कि सरकार चुनाव के पहले हमारी खर्च करती है। बजट में बेसिकली आय और व्यय दोनों दिखाया जाता है। तो चुनाव के पहले जो खर्च हमारी सरकार दिखाएगी वो हमारा क्या होगा? आंतरिक बजट। और ये जो आम बजट होता है ये पूरे साल का होता है, अर्थात ये जो अभी 1 महीने पहले वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट पेश किया गया, ये पूरे साल का बजट पेश किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा आम बजट है, ठीक है, जो कि इसका जो एक प्रकार से बोले आम बजट का जो सत्र एक प्रकार से बोला गया है
वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बोला गया है, जो कि आज वर्तमान की स्थिति में 1 अप्रैल ही है। तो आज से हमारा क्या होता है, आम बजट शुरू होता है, ठीक है, जो कि 31 मार्च तक जाता है, ठीक है। इसको हमने याद रखना है कि अंतरिम बजट और आम बजट, बेसिकली बजट के अंतर्गत हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। किसका किसका? बजट के अंतर्गत दो चीजों का अध्ययन करते हैं। एक हम लोग बात करेंगे टैक्स की। किसकी बात करेंगे? टैक्स की बात करेंगे। एंड दूसरी जो बात करेंगे वो हम लोग एक प्रकार से ये टैक्स के बाद में हम लोग एक एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, और ये एक प्रकार से डायरेक्टली हम टैक्स ना बोल करके इसको इनकम बोल देते हैं, यानी इनकम भी बोल सकते हैं या रिवेन्यू भी बोल सकते हैं, रिवेन्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बजट होता है, बजट में बेसिकली दो चीजों को लेकर के बजट हमारा पेश किया जाता है। कौन कौन सा? एक हमारा रेवेन्यू हो गया और एक एक्सपेंडिचर हो गया, अर्थात पूरे के पूरे साल में हम कितना आय करने वाले हैं और कितना व्यय करने वाले हैं, यही हमारा बजट होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू में अगर बात करें, यानी सरकार को पैसा कहां कहां से आएगा। अब यार जाहिर सी बात है, सरकार को पैसा कहां से आता है? सरकार को जो पैसा आता है वो दो तरीकों से आता है, इसको भी याद रखना। कौन कौन सा? सरकार को पैसा आता है दो तरीकों से। एक हमारा टैक्स के माध्यम से आएगा, जो कि सरकार हमारी किसी भी चीज में टैक्स लगाती है, ठीक है। और दूसरा दूसरा हमारा आता है एक प्रकार से बोले तो लोन बोल सकते हैं, या जिसको हम लोग ऋण बोलते हैं, लोन बोल सकते हैं या ऋण बोल सकते हैं, ठीक है। यार कभी कभार ऐसा होता है कि सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, तो सरकार क्या करती है कि दूसरे देशों से लोन लेती है। क्या करती है? लोन लेती है या ऋण लेती है, उधार लेती है, ठीक है। तो इन दोनों ही तरीकों से सरकार को क्या होता है? पैसे का राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है। अगर बात करें टैक्स के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा कैसे आएगा? टैक्स के माध्यम से, जैसे यार टैक्स लेने का सरकार के पास में कई साधन हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो और अच्छी बात है। यहां देखते हैं क्या कि सरकार को जो टैक्स आता है वो कई सारे ऐसे विभाग हैं या ऐसे हजारों विभाग हैं जहां से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। कैसा? आय की प्राप्ति टैक्स के माध्यम से। कैसे? जैसे जैसे कि हमारा हम लोग देखते होंगे सड़क वगैरह बनता है, सड़क वगैरह होते हैं, यहाँ पे टूल टैक्स वगैरह होते हैं, ध्यान दिया होगा। टूल टैक्स से भी क्या होता है? सरकार को पैसा आता है, ठीक है। और हर 50 किलोमीटर की दूरी पे एक टूल टैक्स हमको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो टूल टैक्स आता है इससे भी सरकार को क्या होती है? प्राप्ति होती है, ठीक है। और टूल टैक्स के पश्चात में जो भी हम देखते होंगे हाईवेज वगैरह में, या जो भी सारे हमारे ये सड़क होती है, हाईवे वगैरह होते हैं, इनमें हम लोग देखते होंगे यार कि काफी सारे बड़े बड़े हमारे एडवर्टाइजमेंट का हमारा बैनर लगा होता है, ठीक है। तो उनके माध्यम से भी राजस्व की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात में यार रेल विभाग हो गया, हम लोग रेल विभाग हो गया, वहां से भी टैक्स आया। रेल की जो टिकट होती है उससे भी हमारा आया। या अगर और बात करें यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, वहां पे हम लोग फीस वगैरह देते हैं, तो वहां से भी सरकार को क्या होता है? टैक्स प्राप्त होता है। हम लोग सड़कों पे चलते हैं, अगर हेलमेट वगैरह नहीं लगाया, चालान काट दिया गया, वहां से सरकार को टैक्स की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से हजारों ऐसे विभाग हैं इंडिया के अंतर्गत जहां से सरकार को बड़ी ही भारी मात्रा में टैक्स प्राप्त होता है, ठीक है। और काफी सारे विभाग हैं, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने जितने चीजों का नाम बताया या मैंने जितने क्षेत्रों का जिक्र किया केवल इतने ही चीजों से हमारा टैक्स आता है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां से टैक्स हमारा आता है, ठीक है।
काफी सारी चीजें हैं, वो समझने के लिए मैंने 2-3 बोल दिया और इससे हमको अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है कि टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा आता आता है। ठीक है, इसके साथ साथ में टैक्स के पश्चात में विनिवेश के माध्यम से भी आता है। टैक्स में ही विनिवेश के माध्यम से भी आता है। विनिवेश कैसा कि सरकार कभी कभार घाटे में चल रही होती है। क्या होती है कि सरकार कभी कभार घाटे में चल रही होती है, तो सरकार अपनी प्रॉपर्टी बेच रही होती है। जैसे जैसे कि अभी मोदी जी की सरकार में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि विपक्ष के भी हैं, वो भी विरोध कर रहे थे एक समय में, और विपक्ष के साथ साथ में कुछ हमारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो कि बुद्धिजीवी हैं। उन बुद्धिजीवियों के द्वारा भी क्या होता है कि इनका विरोध किया गया कि मोदी जी ने ये बेच दिया, मोदी जी ने वो बेच दिया। अरे मोदी जी ने ऐसा क्यों बेच दिया, इसको जानने की कोशिश की नहीं की। ऐसा क्यों हुआ ना अभी कि एयरपोर्ट वगैरह बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, ऐसा सुना होगा जो कि बेचा गया हमारा एयरपोर्ट वगैरह बेच दिया मोदी जी ने। ठीक है, जो कि पहले गवर्नमेंट था अब प्राइवेट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा विनिवेश के माध्यम से भी इस प्रकार के क्या होते हैं, राजस्व की प्राप्ति होती है, जो कि वर्तमान की स्थिति में इन सारी चीजों पर विनिवेश करके, अर्थात जब भी सरकार हमारी घाटे में चल रही होती है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करती है, बेच देती है। ठीक है, वो उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हमारे राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में अगर लोन की बात करें तो लोन से भी हमको क्या होता है, सरकार को जब भी पैसे की आवश्यकता होती है सरकार लोन भी लेती है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास में पैसा नहीं है। मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि सरकार के पास में पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। पैसा बहुत है, लेकिन पैसे के साथ साथ में कार्य भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं है यार, जिस प्रकार का पैसा भी है और कार्य भी है। ठीक है, उसी के अनुरूप यार पैसे वगैरह हमारे खर्च किए जाते हैं। तो कभी कभार हमारा क्या होता है कि सरकार घाटे वगैरह में चली जाती है तो लोन वगैरह लेती है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी तो अच्छा है, नहीं नोटिस की तो यहां मैं नोटिस करवा रहा हूं। क्या कि हम लोग देखते होंगे कि जो भी सरकार हमारी आती है, चाहे जो भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, कुछ भी हो। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग देखते होंगे कि मतलब कोई भी सरकार है वो गरीबों को लेकर के पॉलिसी ज्यादा क्यों नहीं बनाती है, या वो गरीबों को ध्यान क्यों नहीं देती है। कभी इस पॉइंट पे नोटिस किया, कभी नोटिस किया, किया होगा तो बेटर है, नहीं किया तो और बेटर है। क्यों? क्योंकि यार हम लोग जानते हैं इस चीज को बड़े ही बेहतरीन तरीके से कि अगर सरकार हमारी गरीबों को लेकर के कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो देश हमारा विकसित नहीं हो पाएगा। अगर विकसित होगा भी तो वो धीरे धीरे होगा, और हमको अपने देश का विकास करना है तो हम जो पॉलिसी बनाएंगे वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के संदर्भ में ज्यादा बनाएंगे। जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गए, अंबानी हो गए, या इस प्रकार के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं हमारे, उनके संदर्भ में हमारी जो जो भी सारी चीजें होंगी वो पॉलिसी ज्यादा बनाई जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यार जानते हैं, सरकार को पता है कि आज नहीं तो कल हमको इन लोगों की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। अगर हमको कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो हम यार गरीब व्यक्ति से थोड़ी ना मांगने जाएंगे, वो तो बेचारा स्वतः में स्वयं गरीब है, तो वो हमको क्या पैसा देगा। ठीक है, इसी कारणवश गरीबों को लेकर के कोई भी पॉलिसी हमारी सरकार नहीं बनाती है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं स्वयं नहीं कह रहा हूं, ये अनुभव की हुई चीजें हैं जो कि समाज में हम लोग अनुभव ही करते हैं। हर एक सरकार में, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वो बीजेपी की ही क्यों ना हो, किसी अन्य पार्टी की ही क्यों ना हो, हम पूरी तरीके से समर्थन बीजेपी का भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे कार्य बीजेपी भी अच्छा नहीं कर रही है। ठीक है, तो फिलहाल में
राजनीति से रूबरू होंगे, लेकिन राजनीति की बातों को छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे कि जो भी सारी चीजें हैं गरीबों को लेकर के कोई भी सरकार हमारी पॉलिसी नहीं बनाती है, वो भी एक दो पॉलिसी बना देती है गिना चुना दिखाने के लिए। जो भी पॉलिसियां बनती हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर के ही बनती है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि अगर हमको कभी भी पैसे की आवश्यकता होगी तो यही बड़े बड़े उद्योगपति ही हमारा साथ देंगे, ना कि गरीब हमारा साथ देगा, ठीक है। तो इसी कारणवश ये सारी चीजें होती हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, ठीक है। इतनी चीजें हमको याद रखनी है कि लोन के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से क्या होता है कि सरकार को पैसा हमारा आता है बड़े ही बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा बजट होता है एक प्रकार सा, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 112 के मध्य में किया गया है कि बजट होता क्या है और इसको संवैधानिक भाषा में क्या बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है और इस बजट के अंतर्गत हम लोग जो सरकार को प्राप्तियां होती हैं या जो खर्चे होते हैं वो इन दोनों ही माध्यमों से होते हैं। ये प्राप्तियों की बात हो गई, खर्चों की बात भी इसी प्रकार से ही कर लेते हैं कि जितने भी सारे मैंने अभी डिपार्टमेंट बताए, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या इस प्रकार के जितने भी हजारों डिपार्टमेंट हैं हमारे इंडिया में, उसके अंतर्गत हमारे एक्सपेंडिचर भी सरकार करती है, अर्थात पैसों को खर्च भी करती है। जैसे एक्सपेंडिचर यानी सरकार कैसे खर्च करेगी, सरकार को मान लो कि हमको एक एयरपोर्ट बनाना है, सरकार को क्या करना है, एक एयरपोर्ट बनाना है, तो उस एयरपोर्ट को बनाने में कुल कितना पैसे का खर्च होगा या जो भी खर्चा करने वाली है वही हमारी एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कितना पैसे का खर्च आएगा, पैसे का जो खर्च आएगा उसका अलग प्रावधान है। बजट में बेसिकली ये बताया जाता है कि हम कहां कहां से प्राप्त करेंगे और कहां कहां पे खर्च करेंगे, यही हमारा एक लंबा चौड़ा भाषण होता है, ठीक है। इसी एक्सपेंडिचर में शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार खर्च करेगी, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा ये बताया जाता है कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने वाली है। अब वो अभी ये नहीं बताएगी कि हम कितना खर्च करेंगे, ठीक है, केवल वो ये बताएगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम खर्च करेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे तो कैसे खर्च करेंगे, जैसे नई टीचरों की बहाली करेंगे, वहां पे इतनी हमारी इतने इस क्षेत्र में इतने स्कूल खोले जाएंगे, इस क्षेत्र में इतने हमारे विश्वविद्यालय खोले जाएंगे और वहां पे लैब की व्यवस्था होगी, वहां पे लैब के साथ साथ में लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार से जितने भी खर्च होंगे शिक्षा से रिलेटेड वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ही आते हैं। एयरपोर्ट की जैसे मैंने बात की तो वहां पे एयरपोर्ट में वो लोग ये बताएंगे डिटेल से कि पूरे के पूरे एयरपोर्ट जहां पे बनाया जाएगा जमीन हमारी होगी, वहां पे हमको पहले जमीन खरीदनी होगी, इसका खर्च अलग आएगा। जमीन के साथ साथ में वहां पे हमको पूरी सुविधाओं से लैस करना पड़ेगा, यानी टाइल्स लगेगी, मार्बल लगेगा, एलईडी लगेगी, बल्ब लगेंगे, पंखे लगेंगे, वहां पे जो भी सारी चीजें होंगी एयरपोर्ट बनाने के अंतर्गत में वो सारा का सारा खर्च जो आएगा वही हमारा बजट होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर अर्थात खर्च कैसे करेगी वो इस प्रकार से सरकार हमारी खर्च करेगी, ठीक है। तो ये बजट के संदर्भ में इतनी सारी चीजें याद रखना। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 113 की। 13 में क्या है, विनियोग का प्रावधान है, क्या है, विनियोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। फिलहाल में बजट समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो इसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, वहां पे मैं डिटेल और भी डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिलहाल में 113 देखते हैं। 113 में क्या बोला गया, विनियोग का प्रावधान, अर्थात ये जो भी सारा सिस्टम सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा ये बजट पेश किया गया, अब इस बजट में कितना खर्च आएगा यानी किस विभाग में हम कितना खर्च करेंगे वही हमारा विनियोग है। अर्थात 113 में एस्टीमेट की बात की गई है,
यानी हमको इतना एस्टीमेट चाहिए सरकार के द्वारा, ठीक है। यानी विपक्ष को बताती है हमारी जो भी सरकार है कि हम इतना, ये हमारा बजट है और इस बजट में हमको इतना खर्च आने वाला है, तो यही सारी चीजें हमारी बताई जाती है, ये भी बजट के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये विनियोग के माध्यम से ही क्या होगा, पैसे का हमारा एस्टीमेट बनाया जाएगा कि हमारा मान लो जैसे एयरपोर्ट बनाना है, तो एयरपोर्ट बनाने में हमारे 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कितना आएगा, 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब उस 20 करोड़ को हमको चाहिए केवल और केवल एयरपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब उस 20 करोड़ में क्या होगा कि हम सारी चीजों को अब बताएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस्टीमेट दे दिया गया, अर्थात ये बता दिया गया, पूरा एकदम कंफर्म कर दिया गया कि हम एयरपोर्ट में खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो कितना खर्च करेंगे, यही एस्टीमेट हमारा अनुच्छेद 113 में बताया गया कि मान लो कि जैसे हमको एयरपोर्ट बनाना है, तो एयरपोर्ट बनाने में 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब इस 20 करोड़ में हम हर एक क्षेत्र में डिवाइड कर देंगे कि इतने क्षेत्र में हमारी इतनी जमीन लगेगी, जमीन खरीदने में हमारा इतना पैसा जाएगा, जमीन के पश्चात में वहां पे जो भी सारा सिस्टम होगा, टाइल्स, मार्बल, एलईडी बल्ब, पंखे, एसी, जो भी सारी चीजें लगेगी, इस प्रकार की चीजें, उन सारी चीजों का अलग अलग खर्च बताया जाएगा कि इतने पंखे लगेंगे, पंखों का खर्च इतना, इतने मार्बल लगेंगे, मार्बल का खर्च इतना, ठीक है। उस इतनी कुर्सियां हमारी आएंगी उस एयरपोर्ट के अंतर्गत में, तो उसका खर्च इतना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हर एक क्षेत्र को जोड़ करके अलग अलग एस्टीमेट बनाया जाता है। इसी को हम लोग अनुच्छेद 111 अर्थात विनियोग के माध्यम से जानते हैं, और जो भी हमारा पैसा निकलेगा वो विनियोग के माध्यम से ही निकलेगा, ठीक है। जब तक संसद में विनियोग प्रस्ताव हमारा पारित नहीं होगा, अर्थात विनियोग विधेयक हमारा पारित नहीं होगा संसद में, तब तक चाहे कितना भी आपने बजट बनाया हो, पैसा आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर संसद ने पारित कर दिया इस विधेयक को, अर्थात विनियोग विधेयक को, तभी हमारा ये क्या होगा, विनियोग विधेयक हमारा पारित होगा, ठीक है। सॉरी, ये विनियोग नहीं, इसको प्राक्कलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राक्कलन बोलते हैं। जो भी होगा प्राक्कलन में एस्टीमेट दिखाया जाता है। प्राक्कलन जो कि संसद में ही हमारी एक समिति होती है, प्राक्कलन समिति, वही इस प्राक्कलन को क्या करती है, तैयार करती है, अर्थात एस्टीमेट वगैरह बनाती है कि ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम होगा। इसके पश्चात में अनुच्छेद 114 इसमें क्या बात करता है, इसमें ये बात करेगा, इसमें विनियोग की बात करेगा, इसमें विनियोग का प्रावधान किया गया है। अर्थात हमारा बजट पेश हो गया, बजट पेश हुआ तो उस बजट में कितना खर्च आने वाला है, ये हमारा प्राक्कलन के माध्यम से पता चला, अर्थात पूरा का पूरा एस्टीमेट पता चल गया कि इस साल हम किस क्षेत्र में कितना खर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब अभी पैसा निकला नहीं है, ठीक है, अभी उन सारी कार्यों को करने के लिए पैसा निकाला नहीं गया। अब जो पैसा निकाला जाएगा वो ये विनियोग के माध्यम से निकाला जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 114 का प्रयोग करके सरकार हमारा एक विनियोग विधेयक पारित करेगी, और इसी विनियोग के माध्यम से पैसा निकाला जाएगा और क्या किया जाएगा, इन सारे कार्यों में लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल में क्या होता है कि ये जो प्राक्कलन है हमारा, एक प्रकार से यहाँ ये याद रखना कि जो होता है ना, हम लोग सुनते रहते हैं कि घोटाला वगैरह हो गया, सरकार ने घोटाला किया, तो ये घोटाला वगैरह जो होता है ये इसी प्राक्कलन के अंतर्गत होता है, अर्थात अनुच्छेद 113 के अंतर्गत जो प्राक्कलन है हमारा, इसी के अंतर्गत घोटाला वगैरह होता है। कैसे घोटाला, कैसे हुआ घोटाला, ऐसे हुआ कि मान लो कि बजट में बताया गया था कि एयरपोर्ट बनाने में, एस्टीमेट में हमारा बताया गया
कि एयरपोर्ट बनाने में 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ठीक है। लेकिन जिसकी हमारी सरकार होगी वो सरकार 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ का एस्टीमेट बना देती है। क्या करती है? 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ का एस्टीमेट बनाएगी। तो जब 25 करोड़ का एस्टीमेट बनाएगी तो विपक्ष क्या करेगा? इस पे हंगामा करेगा। विपक्ष कैसे हंगामा करेगा? विपक्ष ये हंगामा करेगा क्योंकि वो जानता है कि जब हम सरकार में थे तो इतना खर्चा आ रहा था, अब आप सरकार में हो तो इतना एक्स्ट्रा खर्चा कैसे, ठीक है। तो आप हमको चूतिया समझ रहे हो इसका मतलब, ठीक है। तो इसी ये जो घोटाला वगैरह होता है ये इसी प्राक्कलन के अंतर्गत ही होता है। जिसकी सरकार होती है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट बना करके संसद में क्या करती है? पेश कर देती है, ठीक है। लेकिन विपक्ष भी कुछ कम नहीं होता। विपक्ष क्या करता है? उसको जब संदेह हो जाता है कि यहाँ पे घोटाला हो रहा है तो संसद में एक प्रकार से बहस होने लगती है और इस संदर्भ में संसद में जो विपक्ष होता है वो एक प्रस्ताव लाता है जिसको हम लोग कटौती प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किस प्रस्ताव के नाम से? कटौती प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जो कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है जब कोई घोटाला वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो कटौती प्रस्ताव होता है ये 3 प्रकार का होता है। कैसा? पहला नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती एंड दूसरा अर्थगत कटौती, अर्थगत कटौती एंड तीसरा सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती। ये विपक्ष के द्वारा 3 कटौतियां हमारी लाई जाती हैं। नीतिगत कटौती क्या होती है कि सरकार ने जो अपना बजट पेश किया, अर्थात एक प्रकार से बोले तो विपक्ष के द्वारा उनके बजट को ही अस्वीकार कर देना, अर्थात उनकी जो नीतियां हैं बजट के संदर्भ में वही पसंद ना आए तो वो हमारी नीतिगत कटौती है। विपक्ष के द्वारा संसद में एक हमारा प्रस्ताव पेश किया जाएगा या विधेयक हमारा पारित किया जाएगा बहुमत के साथ में। अगर वो बहुमत हमारा सिद्ध हो जाता है तो फिर सरकार के ऊपर नीतिगत कटौती हमारी लग जाती है और नीतिगत कटौती अगर पारित हो गई तो फिर सरकार भी हमारी क्या हो सकती है? गिर सकती है, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है कि नीतिगत कटौती हमारी क्या होती है? ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और इनकी नीतियों को ही पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक है। और अर्थगत कटौती, ये सबसे ज्यादा प्रयोग यही अर्थगत कटौती ही होता है। अर्थगत कटौती में एक प्रकार से बोले अर्थ मतलब क्या? अर्थ मतलब पैसा, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि कभी कभार क्या होता है कि जो भी हमारा बजट होता है पैसा हमारा एक प्रकार से कम कर दिया जाता है। जो भी बजट हमारा पेश हुआ उसको कम करके दिखाना ही हमारा एक प्रकार से बोले तो ये अर्थगत कटौती में आता है, जो कि ये सरकार की सहमति से विपक्ष हमारा लाती है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में सांकेतिक कटौती, तो यह एक प्रकार से साधारण ही होता है, कोई खास नहीं होता, ठीक है। सांकेतिक, इसमें भी बजट के संदर्भ में हमारा एक प्रकार से बोले तो असहमति जताई जाती है। इसी को हम लोग सांकेतिक कटौती के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग यार अर्थगत और सांकेतिक ये दोनों ही सरकार की सहमति पे आता है, लेकिन नीतिगत कटौती ये केवल और केवल विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अगर नीतिगत कटौती पारित हो गई तो सरकार हमारी क्या होगी? गिर जाती है, ठीक है। तो कटौतियां हमारी कितनी? 3 कटौती। कौन कौन सी? नीतिगत, अर्थगत, सांकेतिक। कटौती प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? क्योंकि प्राक्कलन हमारा जब ज्यादा हो जाता है तो विपक्ष हमारी इनको सिद्ध करने के लिए क्या करती है? कटौती प्रस्ताव हमारी लाती है, ठीक है। ये हुई बात अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 विनियोग के संदर्भ में। तो फिलहाल में ये थी हमारी क्या? बजट के संदर्भ में अनुच्छेद 114 तक की बातें, ठीक है। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। इसके पश्चात में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसी बजट के संदर्भ में कि अनुच्छेद 112, 13 और 14 तक का अध्ययन हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया।
क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट वगैरह करेंगे, वहां पे उन सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। ठीक है, बाकी आनंद लेते रहिएगा धीरे धीरे इस भारतीय संविधान का, कि भारतीय संविधान में हमारे जो भी संविधान के निर्माता थे उन्होंने किस प्रकार के प्रावधानों को संकलित किया भारतीय संविधान में। ठीक है, तो भरपूर मस्ती में भारतीय संविधान का आनंद लेते रहिएगा। बाकी जो भी सारी चीजें होंगी उनकी बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।